नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेसिप्रोकल लैटिस की बात किया था और अगर आप पिछले लेक्चर को याद करें तो लास्टली हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि जिस तरह से किसी भी क्रिस्टल के लिए रियल स्पेस में हम लोग एक ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं with the help of lattice translation vector R given by n1a1 plus n2a2 plus n3a3 where vector a1, vector a2 and vector a3 are called fundamental translation vectors। ठीक इसी तरह से सेम उसी क्रिस्टल के लिए, जिस क्रिस्टल के लिए इस ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से हम लोग एक ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं, सेम उसी क्रिस्टल के लिए हम लोग एक अनदर सेट ऑफ पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं इन एन अनदर स्पेस कॉल्ड रेसिप्रोकल स्पेस वेयर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। और वो जो रेसिप्रोकल स्पेस में सेम उसी क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक जो दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स G1, G2 एंड G3, G1, G2 एंड G3। इनकी मदद से हम लोग रेसिप्रोकल स्पेस में सेम क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं और वो कहलाता है रेसिप्रोकल लैटिस। और आपको पता है कि जैसे फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स A1, A2, A3 के लिए लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, उसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स G1, G2, G3 के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर को कैपिटल G लिखते हैं और ये होता है HG1 प्लस KG2 प्लस LG3। और इस लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से सेम उसी क्रिस्टल के लिए, जिस क्रिस्टल के लिए इस वाले ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से रियल स्पेस में हम लोग एक ब्रेवे लैटिस जनरेट कर सकते हैं, सेम उसी क्रिस्टल के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में जहां डिस्टेंसेस रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ में मेजर किए जाते हैं, एक दूसरा नया ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इमेजिन कर सकते हैं, एक नया सेट ऑफ पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं टेकिंग हेल्प ऑफ दिस लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर एंड दैट लैटिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। और अगर आप याद करें तो पिछले लेक्चर को हम लोगों ने एंड किया था ये जो रेसिप्रोकल स्पेस में फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं स्मॉल g1, स्मॉल g2 और स्मॉल g3 वेक्टर्स, इनको किस तरह से डिफाइन हम लोगों ने किया था शायद आपको याद हो। g1 वेक्टर को हम लोगों ने डिफाइन किया था 2 पाई, और साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे देखिए g1 है तो 2 पाई, g1 के बाद 2 आएगा तो वेक्टर A2 क्रॉस 2 के बाद 3 आएगा तो वेक्टर A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ऐसा मतलब रेसिप्रोकल स्पेस में जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होता है वो रियल स्पेस के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर से रिलेटेड होता है। रियल स्पेस के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, और रेसिप्रोकल स्पेस का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स है G1, G2, G3, स्मॉल g1, स्मॉल g2, स्मॉल g3।
और रेसिप्रोकल स्पेस के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो होते हैं वो रियल स्पेस के फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं और उनके बीच का रिलेशन ऐसा होता है। उसी तरह से वेक्टर g2 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको फिर आप याद रखने का तरीका ऐसे बना लीजिए, 2 पाई टाइम्स 2 के बाद 3 आएगा तो वेक्टर a3 क्रॉस 3 के बाद 1 आएगा तो a1 डिवाइडेड बाई a2 डॉट a3 क्रॉस a1, और g3 जो होगा वो होगा 2 पाई टाइम्स 3 के बाद 1 आएगा तो, और 1 के बाद 2 आएगा तो वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर a2 डिवाइडेड बाई a3 डॉट a1 क्रॉस a2। और एक चीज और मैं बताया था पिछले क्लास में, आप याद करें कि gi वेक्टर gi डॉट aj ये है रियल स्पेस का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, यह है रेसिप्रोकल स्पेस का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। इतना इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स डेल्टा आई जे, वेयर ये बात भी हम लोगों ने किया था, वेयर डेल्टा आई जे 1 होगा इफ आई इज इक्वल टू जे, और डेल्टा आई जे 0 होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो इस तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स डिफाइंड होंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ रियल स्पेस, और उनके बीच का रिलेशन ऐसा होगा। मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स ले करके और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए रियल स्पेस में एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर है रियल स्पेस में, उसके करस्पॉन्डिंग लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में कैसा होगा। तो सपोज कीजिए रियल स्पेस में एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, और सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है उसके फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इधर ले लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इस तरीके से, या यहां से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले लीजिए, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सपोज कीजिए हम लोग यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं z एक्सिस, x y z, और यहां पर दो लगातार लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है a, जिसको लैटिस पैरामीटर आप कह सकते हैं या लैटिस कांस्टेंट कह सकते हैं। तो दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a इन रियल स्पेस। और जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे इस रियल स्पेस के, वो क्या होंगे, तो a1 होगा a1 आई कैप, a आई कैप सॉरी, क्योंकि सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो क्यूबिक लैटिस है तो तीनों डायमेंशंस इक्वल होंगे, a1 का भी मैग्नीट्यूड a होगा, a2 का भी मैग्नीट्यूड a होगा, और a3 का भी मैग्नीट्यूड a होगा। तो a1 इतना हो जाएगा, a2 को हम ले सकते हैं a जे कैप, और a3 को हम लोग ले सकते हैं a के कैप। अब जरा देखिए
ये तो रियल स्पेस का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स है। इसके करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस का फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैसे डिफाइंड होगा G1 G2 G3? तो फॉर्मूला आपके सामने है, हम लोग बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज आप देख लीजिए, चाहे G1 हो, चाहे G2 हो, चाहे G3 हो, सबका जो डिनोमिनेटर है A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये वेक्टर A1 A2 और A3 इन तीनों को एडजेसेंट साइड्स मान करके जो पैरेललोपाइप्ड बनेगा उसका वॉल्यूम है। ये बहुत वेक्टर की बेसिक थ्योरी में पढ़ सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। यहां पर इस क्यूब का, इस यूनिट सेल का ये वॉल्यूम होगा, ये भी और ये भी। सो A1 डॉट A2 डॉट A1 डॉट हम लोग कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है तीनों का A1 डॉट A2 क्रॉस A3 इज इक्वल टू A2 डॉट A3 क्रॉस A1 इज इक्वल टू A3 डॉट A1 क्रॉस A2। ये तीनों का तीनों A क्यूब हो जाएगा और ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या कन्वेंशनल यूनिट सेल जो कहिए आप, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इन रियल स्पेस। सिंपल क्यूबिक लैटिस इन रियल स्पेस। अब जरा देखते हैं कि ये जो है रेसिप्रोकल स्पेस में वेक्टर G1 कैसे डिफाइन होगा। वेक्टर G1 तो आप रफ वर्क कर ले सकते हैं, A2 क्रॉस A3, A2 क्रॉस A3, A J कैप क्रॉस A K कैप। J क्रॉस K is what? J क्रॉस K is I. J कैप क्रॉस K कैप is I कैप। ऐसा लेते हैं ना, एक ऐसे सर्कल बना लेते हैं। यहां अगर I कैप लें, J कैप लें, K कैप लें, तो एरो के डायरेक्शन में अगर आप घूम रहे हैं तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके आगे वाला वेक्टर होगा, और एरो के उल्टा अगर घूमेंगे तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसका आगे वाला वेक्टर निगेटिव साइन के साथ होगा। ये एक निमोनिक टाइप का है। तो J क्रॉस K, J कैप क्रॉस K कैप विल बी I कैप, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर I कैप। तो ऊपर में आ जाएगा क्या, A2 क्रॉस A3 हो जाएगा A स्क्वायर I कैप, और ये नीचे में आ जाएगा A क्यूब। तो A स्क्वायर है न्यूमरेटर में और A क्यूब है डिनोमिनेटर में, तो 2 पाई बाई A I कैप, ये हो जाएगा 2 पाई बाई A I कैप। अब आप देखिए रियल स्पेस में लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेंथ के यूनिट्स में मापा जाता है, बताया जाता है। और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस होंगे वो रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ इनवर्स ऑफ लेंथ में एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो ये 2 पाई अपॉन A इनवर्स ऑफ लेंथ हो गया। उसी तरह से G2 विल बी व्हाट, G2 हो जाएगा A3 क्रॉस A1। A3 क्रॉस A1 का मतलब K क्रॉस J, K क्रॉस J माइनस I। A3 है ना, A3 क्रॉस A1 है, K क्रॉस I, तो K क्रॉस I J, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई A J कैप। और G3 कितना हो जाएगा, तो G3 हो जाएगा A1 क्रॉस A2।
I क्रॉस जे इज k, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई a k कैप। तो ये तीनों फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे और तीनों फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए। एक है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और इन्हीं के रिपीटिशन से पूरा लैटिस बनने वाला है। मीन्स व्हाट, जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स वेक्टर g1, वेक्टर g2 और वेक्टर g3 के रिपीटिशन से लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में जेनरेट होगा, वो अगेन एक क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। मतलब वो अनदर सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे और रियल स्पेस में लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर या दो कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन वो a है, रेसिप्रोकल स्पेस में वो 2 पाई बाई a होगा। जाहिर सी बात है, यहां से यहां के बीच का फासला a है और उसमें फासला 2 पाई बाई a होगा, तो इस तरह के सेपरेशन पॉइंट्स के बीच नहीं रहेंगे जैसा सेपरेशन रियल स्पेस में है। क्लियरली वो कोई अनदर सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, लेकिन उन सेट्स ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो लैटिस जेनरेट होगी, दैट विल अगेन बी ए क्यूबिक लैटिस। सो इट विल ऑफ कोर्स बी another set of points, not the same set of points। इसमें जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनसे अलग सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, बट लैटिस इन रेसिप्रोकल स्पेस corresponding to a simple cubic lattice in real space is also a simple cubic lattice in reciprocal space। फर्क इतना ही है कि लैटिस, दो कंजेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला वहां इससे डिफरेंट होने वाला है, बट द लैटिस विल अगेन बी अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो रियल स्पेस में सिंपल क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जेनरेट होगा वह भी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होगा, वह भी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होगा, और इसके लैटिस कांस्टेंट्स 2 पाई बाई a, 2 पाई बाई a, 2 पाई बाई a। सो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, बट इट इज ए डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स as compared to this one। Similarly, अगर हम लोग रियल स्पेस में एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लें और ये जानना चाहते हैं कि रियल स्पेस में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जेनरेट होगा, रेसिप्रोकल स्पेस में जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे, इस डेफिनेशन के मुताबिक इन फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स के रिपीटिशन से रेसिप्रोकल स्पेस में जो एक नया सेट ऑफ पॉइंट्स जनरेट होगा, जो एक नया लैटिस जनरेट होगा, क्या वह भी एक बॉडी सेंटर्ड लैटिस होगा? ठीक वैसे ही जैसे रियल स्पेस में सिंपल क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में भी सिंपल क्यूबिक लैटिस ही मिलता है, तो क्या रियल स्पेस के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग भी रेसिप्रोकल स्पेस में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ही मिलने वाला है? तो ठीक इसी तरह से वहां देख लेते हैं। लेट अस सी, सपोज a body centered cubic lattice is there in real space। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, एक सिंपल क्यूब के वर्टिसेस पर लैटिस पॉइंट्स होते हैं और एक लैटिस पॉइंट उस क्यूब के बॉडी सेंटर पर होता है, उस क्यूब के बॉडी सेंटर पर होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हम लोग ले रहे हैं इन रियल स्पेस, इन रियल स्पेस, और इसके करस्पॉन्डिंग इन फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स की मदद से जो लैटिस जेनरेट होगा रेसिप्रोकल स्पेस में वो कैसा होगा, क्या वह भी एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ही होगा, इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो रियल स्पेस में जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसमें इस क्यूब के वर्टिसेस पर लैटिस पॉइंट्स होंगे और एक इसके बॉडी सेंटर पर होगा। लैटिस पॉइंट्स सारे वर्टिसेस पर तो होंगे ही होंगे और एक लैटिस पॉइंट इसके बॉडी सेंटर पर होगा। और आपको पता है हम लोग एक एक्सिस इधर ले लेते हैं, एक एक्सिस इधर ले लेते हैं, एक एक्सिस इधर ले लेते हैं, और हम लोग जब ब्रेवे लैटिस की बात कर रहे थे तो उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और कन्वेंशनल यूनिट सेल क्या होता है और प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैसे डिफाइंड होते हैं, इसकी बात हम लोगों ने किया था। और अगर आप याद करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए हम लोग 3 प्रिमिटिव वेक्टर्स इस तरह से ले सकते हैं। प्रिमिटिव वेक्टर कन्वेंशनल यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में फर्क होता है। कन्वेंशनल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव सेल में पर प्रिमिटिव सेल एक लैटिस पॉइंट करेस्पॉन्ड करेगा। और प्रिमिटिव सेल जिन ट्रांसलेशन वेक्टर्स से जेनरेट होता है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहलाते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के केस में हम लोग 3 प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते थे। A1 को आप ले सकते हैं A/2 माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। A2 को ले सकते हैं A/2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। A3 को ले सकते हैं A/2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। इसको जरा विजुअलाइज कीजिए। सपोज कीजिए एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, ये क्यूब है, तो इस क्यूब के सारे वर्टिसेस पर लैटिस पॉइंट्स हैं और एक लैटिस पॉइंट इसके बॉडी सेंटर पर है। और ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है, ये हमारा प्रिमिटिव सेल नहीं है, ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है। इस तरह का अगर एक क्यूब लेंगे तो इसके वर्टेक्स पर का हर पॉइंट ऐसे ऐसे 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है। इसके जस्ट एडजेसेंट यहां पर जो एक क्यूब होगा, इसके बगल में जो क्यूब होगा, यहां पर जो क्यूब होगा, और इन चारों के ऊपर एक एक क्यूब होंगे। उस चारों में एक कॉमन रहेगा। तो एक क्यूब में इसका शेयर है 1/8 और ऐसे ऐसे 8 पॉइंट्स हैं, 8 लैटिस पॉइंट्स हैं। तो 8 × 1/8, तो ये कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट्स का पूरा शेयर इस क्यूब को 1 हो गया और एक इसके बॉडी सेंटर पर है। तो चूंकि पर यूनिट सेल 2 लैटिस पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इसलिए प्रिमिटिव
सेल नहीं हुआ, ये कन्वेंशनल यूनिट सेल हो गया। लेकिन कन्वेंशनल यूनिट सेल के रिपीटिशन से भी पूरा का पूरा लैटिस आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ही एक क्यूब जस्ट इसके बगल में यहां रख दीजिए, ऐसा ही एक क्यूब यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, सबके ऊपर रख दीजिए, तो वो जनरेट होता चला जाएगा। अब हमने ओरिजिन यहां पर लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और बहुत आसान है। जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हम लोगों ने डिफाइन किया है, उन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की मदद से जो सेल आप बनाएंगे, वह सेल, वह क्यूब जिसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऐसे हैं, इतने इतने साइड, 3 एडजेसेंट साइड जिसका ऐसा होगा, उन तीनों की मदद से जो एक सेल जनरेट होगा वो प्रिमिटिव सेल होगा, और उसमें पर सेल एक लैटिस पॉइंट बिलोंग करेगा। और वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैसे हैं? तो देखिए, इधर इधर एक्स एक्सिस है, इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है, और इस तरफ जेड एक्सिस है। तो सबका ये जो मल्टीपल है वो a/2 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 है, और इस क्यूब के साइड का लेंथ है a। एक में आई कैप के साथ निगेटिव लिए हैं, एक में जे कैप के साथ, और एक में के कैप के साथ। आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो a/2 माइनस आई कैप ये ओरिजिन है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग a नहीं, a/2 आगे बढ़ जाइए, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में a/2 आगे बढ़ जाइए, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में a/2 आगे बढ़ जाइए। तो ओरिजिन से इस बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पर जो पॉइंट है उसको मिला दीजिए, वो हो गया a1 वेक्टर। a2 वेक्टर में क्या है? आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में a/2 आगे बढ़िए, निगेटिव y डायरेक्शन में a/2 आगे बढ़िए, और पॉजिटिव z डायरेक्शन में a/2 आगे बढ़िए। तो इस वाले क्यूब के जस्ट इस तरफ, मेरे तरफ, इसके जस्ट बगल में जो क्यूब है, ओरिजिन से उसके बॉडी सेंटर तक जो वेक्टर होगा वो a2 हो जाएगा। और a3 कैसा है? तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए a/2, पॉजिटिव y डायरेक्शन में आगे बढ़िए a/2, और निगेटिव z डायरेक्शन में बढ़िए a/2। तो ओरिजिन से इधर, मतलब इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट सटे हुए इसके नीचे जो क्यूब होगा, उसके ओरिजिन से उसके बॉडी सेंटर तक जो वेक्टर लेंगे वो हो जाएगा फंडामेंटल ट्रांसलेशन, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो इस तरह से प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स डिफाइंड होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। अब इनकी मदद से अगर इस वाले लैटिस के करेस्पॉन्डिंग, ये लैटिस रियल स्पेस में है, और इसके करेस्पॉन्डिंग लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में कैसा होगा हम ये देखना चाहते हैं, तो इन a1 a2 a3 की मदद से इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग g1 g2 g3 निकाल लेते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि a2 क्रॉस a3 क्या हो जाएगा। आप इन सब को अगर निकालेंगे तो आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता है, तो दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, a2 क्रॉस a3 ले सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एक मैं लेकर के दिखा दे रहा हूं, मान लीजिए a2 क्रॉस a3 लेना है, a2 क्रॉस a3 लेना है, तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अगर, तो a/2 इंटू a/2 ये तो बाहर में आ ही जाएगा, या आप ऐसा कीजिए a/2 आई कैप, a/2 माइनस जे कैप, a/2 के कैप, ऐसा वेक्टर ये है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का जो डिटर्मिनेंट मेथड आप जानते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, और a2 क्रॉस a3 है तो यहां लिख दीजिए a/2 माइनस a/2 और a/2, और a3 है तो यहां लिख दीजिए a/2 माइनस a/2, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। आप आई कैप कॉमन ले लीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a² 4 माइनस a² 4, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस जे कैप कॉमन ले लीजिए,
तो ये खत्म, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस के कैप ले लीजिए, तो ये खत्म, तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 2, तो आप ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर बाई 2 बाहर ले सकते हैं और जे कैप प्लस के कैप ऐसा आ जाएगा। और ये तो यहां भी चूंकि क्यूब ही है तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर a1 का भी मैग्नीट्यूड जो है इस a1 a2 a3, अब जैसे a2 क्रॉस a3 हमने ले लिया, a2 क्रॉस a3 इतना आ गया और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसमें देख लीजिए a2 क्रॉस a3 ले लिए तो a1 के साथ, तो अब a1 के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो a1 का मतलब a बाई 2 माइनस आई कैप प्लस a बाई 2 जे कैप प्लस a बाई 2 के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है a स्क्वायर बाई 2 जे कैप का प्लस a स्क्वायर बाई 2 के कैप का। तो देख लीजिए आई कैप यहां पर जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा a क्यूब बाई 4 और प्लस ये भी बन जाएगा a क्यूब बाई 4, तो नीचे में आ जाएगा 2a क्यूब बाई 4 ऐसा, तो नीचे में आ जाएगा 2a क्यूब बाई 4, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 पाई है और a2 क्रॉस a3, तो a2 क्रॉस a3 आ जाएगा, दोनों में a स्क्वायर बाई 2 है तो a स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा a क्यूब बाई 4 प्लस a क्यूब बाई 4 2a क्यूब बाई 4, तो 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो a स्क्वायर से a क्यूब कटेगा तो a बच जाएगा और ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो और ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाई a जे कैप प्लस के कैप ऐसा हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाई a होगा कि पाई बाई a होगा, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो व्हाट वी मे राइट, ये जीवन वेक्टर ये आ जाएगा पाई बाई ए, शायद हमने कैलकुलेट पहले किया है तो पाई बाई ए आया है, आप एक बार इसको फिर से चेक कर लेंगे, अगर हो सकता है यहां भी गड़बड़ी हो, लेकिन अभी मैं पाई बाई ए इसको लिख रहा हूं, जे कैप प्लस के कैप और G2 वेक्टर आ जाएगा पाई बाई ए आई कैप प्लस के कैप और G3 वेक्टर आ जाएगा पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप। नाउ व्हाट इट इज, देखिए ये जो रेसिप्रोकल स्पेस में हमें लैटिस जनरेट हो रहा है इनके मदद से, अब जरा देखिए रेसिप्रोकल स्पेस में दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला है 2 पाई बाई ए और ये है पाई बाई ए, मतलब उसका आधा, और एक वेक्टर कैसा है जे कैप प्लस के कैप, पाई बाई ए जाइए वाई एक्सिस के लॉन्ग और पाई बाई ए जाइए जेड एक्सिस के लॉन्ग, इस वाले फेस का सेंटर, ओरिजिन से इस वाले फेस का सेंटर ले लीजिए। उसी तरह से आई कैप प्लस के कैप, ओरिजिन से इस वाले फेस का सेंटर ले लीजिए और एक इस वाले फेस का सेंटर आ जाएगा। कहने का मतलब कि इन तीनों फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जनरेट होगा वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होने वाला है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होने वाला है। मतलब
रियल स्पेस में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जनरेट होता है वेक्टर G1, वेक्टर G2, वेक्टर G3 की मदद से, वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, जिसके लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स इस तरीके के होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो लैटिस इन रेसिप्रोकल स्पेस corresponding to a body centered cubic lattice in real space is a face centered cubic lattice, FCC लैटिस। तो रियल स्पेस में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस होगा वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा। तो ये बातें रेसिप्रोकल स्पेस की थी, और पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस की या रेसिप्रोकल स्पेस की बात कर ही क्यों रहे हैं, जब रियल स्पेस में हम सारी बातें कर सकते हैं, ब्रेवे लैटिसेस की बातें कर चुके हैं, फिर खामोखा हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ पर इस आइडिया को हम यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और फिर से एक बार पिछले लेक्चर में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। आप याद कीजिए, हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल की बात करना शुरू किए थे, और किस तरह से किसी एक्सरे सोर्स से किसी क्रिस्टल पर जब एक्सरेज इंसिडेंट करवाते हैं तो उस क्रिस्टल के अलग अलग पॉइंट्स स्कैटरर बन जाते हैं। वो उन पर इंसिडेंट होने वाले एक्सरेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर री रेडिएट करते हैं ऑल डायरेक्शंस में, और उस क्रिस्टल के अलग अलग पॉइंट से स्कैटर होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं पर इंटरफेयर करके और एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो क्रिस्टल के डिफरेंट पॉइंट से स्कैटर होने वाले एक्सरेज किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेयर करने के बाद, वहां पहुंचने के बाद, वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा था। अगर आप पिछले लेक्चर को याद करें कि एक्सरे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी थी, A0 क्या था, और क्रिस्टल में कहीं पर कोई एक ओरिजिन हम लोगों ने O लिया था, वहां से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वहां से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता था। और उसके अलावा क्रिस्टल के किसी पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स कैसा है, कितना है, डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स जितना ज़्यादा होगा क्रिस्टल के किसी पॉइंट के अराउंड, विच आर ऑल सपोज टू बी इन सेम फेज, इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। और हम लोगों ने कुछ ऐसा कहा था कि मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल है किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, और ये एक कहीं पर हमने क्रिस्टल के अंदर में ओरिजिन ले लिया है, और ये कोई पॉइंट है जिसका इस O के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है R। इस पॉइंट को हम लोगों ने P कहा था, और इसका पोजीशन वेक्टर
R है और ये R प्लस R है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड E0 है, और कोई एक पॉइंट है B, कोई एक पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर इसके रिलेटिव है वेक्टर R डैस्ट। तो पॉइंट P के रिलेटिव इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं R डैस्ट माइनस R। तो आप याद कीजिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट B ये प्रोपोर्शनल होता था, ये डिपेंड करता था E0 स्क्वेयर बाई R डैस्ट स्क्वेयर। यहां पर सोर्स के पास हम लोगों ने ये माना था कि सोर्स काफी दूर है और पॉइंट P पर प्लेन वेव इंसिडेंट हो रहे हैं, बट यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। तो यहां से इस पॉइंट के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो एक्सपेक्टेड है। ज्यादा दूरी होगी सोर्स से तो इंटेंसिटी घटेगा, और E0 के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स एट R, डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स एट P मींस एट पोजीशन वेक्टर R रिलेटिव टू O, इस पॉइंट के आसपास स्कैटरर्स की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स, डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स नियर P, अराउंड P और एट P, e टू दी पावर माइनस I, यहां एक कैपिटल K वेक्टर लिए थे, याद कीजिए, K डॉट R डी क्यूब R, इसके इंटीग्रेटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम, इसके मॉड का स्क्वायर, इन चीजों पर डिपेंड करता था इंटेंसिटी एट पॉइंट B, इन चीजों पर डिपेंड करता था। और यहां जो एक कैपिटल K वेक्टर हम लोगों ने लिया था, ये था, सपोज कीजिए, ये जो इंसिडेंट वेव है, सोर्स से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक्सरे पॉइंट P पर आया, उसका वेव वेक्टर अगर K है, अगर हम लोग K कहें, वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और यहां से स्कैटर करने के बाद जो वेव पॉइंट B पर पहुंचा, उसका वेव वेक्टर अगर K डैस्ट है, K डैस्ट अगर है वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड वेव, स्कैटर्ड वेव, तो कैपिटल K कहते थे K डैस्ट माइनस K को, ये दोनों स्मॉल है, K डैस्ट माइनस K को, और इसको कहा जाता था स्कैटरिंग वेक्टर, स्कैटरिंग वेक्टर, कैपिटल K को कहा जाता था स्कैटरिंग वेक्टर। अब ये जो पॉइंट P के आसपास, अराउंड पॉइंट P, या उसी को बोलते हैं एट पॉइंट P, जो डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स है, जो डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स है, रो आर, ये एक तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म था। तो इस रो आर को हम लोग, ये रो आर है रियल स्पेस में, रियल स्पेस में क्रिस्टल के पॉइंट O के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R पर वाले पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स, डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स इस पॉइंट के अराउंड, उसको रो आर लिखते हैं। इस रो आर को रेसिप्रोकल स्पेस में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, वो किया भी था पिछले क्लास में। रेसिप्रोकल स्पेस में इस डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस, in reciprocal space. And how can this be written? This can be written as summation over G, where G is what?
ये जो रेसिप्रोकल स्पेस में ट्रांसलेशन वेक्टर हम लोग लेते हैं एच G1 प्लस के G2 प्लस L G3, वो वाला G, इसका मॉड G। सो समेशन ओवर रेसिप्रोकल स्पेस, इंटायर रेसिप्रोकल स्पेस में हम समेशन कर रहे हैं रो G। अब रेसिप्रोकल स्पेस में कोई भी पॉइंट जो होगा वो मिलेगा G से, एक सर्टेन पॉइंट के रिलेटिव ट्रांसलेशन वेक्टर G से ट्रांसलेट करेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, वही लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल स्पेस में। तो वहां समेशन G पर करना पड़ेगा, रो G e टू दी पावर I G डॉट R, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग रो R को इन रेसिप्रोकल स्पेस। सो रो R in real space can be expressed, density of scatterers at a point in real space can be expressed in reciprocal space like this। और यहां पर इस G वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? What properties do this G वेक्टर satisfy? आपको पता है ये जो G वेक्टर होता है वो ऐसा होता है कि e टू दी पावर I G डॉट R, वेयर R इज लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इन रियल स्पेस विच इज गिवन बाय N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3। ये दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 1, और GI डॉट AJ should be equal to 2 pi delta IJ, and delta IJ is 1 if I is equal to J and delta IJ is 0 if I is not equal to J। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए ये जो इंटेंसिटी एट पॉइंट B है, इंटेंसिटी जो डिफरेंट स्कैटरर से स्कैटर्ड वेव पॉइंट B पर पहुंच रहे हैं, उनके इंटरफेयर करने के बाद पॉइंट B पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है इस फैक्टर पर और इस फैक्टर पर। अब इस रो आर को अगर हम रेसिप्रोकल स्पेस में एक्सप्रेस कर दें, देन व्हाट वी कैन राइट इज, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो IB विल बी प्रोपोर्शनल टू E नॉट स्क्वेयर बाई R डैश स्क्वेयर मॉड ऑफ रो आर को लिख देंगे समेशन ओवर इंटायर रेसिप्रोकल स्पेस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल रो जी e टू दी पावर I G डॉट R इंटू e टू दी पावर माइनस I कैपिटल K डॉट R डी क्यू R, इसका मॉड का स्क्वायर, ऐसा। That implies intensity at point B, intensity of a scattered X-ray at point B will be proportional to E naught square by R dash square modulus of summation over entire reciprocal space integral rho G e to the power I capital G vector minus capital K vector dot R dqr mod square। और ये कैपिटल K वेक्टर है K डैश माइनस K, कैपिटल K वेक्टर इज K डैश माइनस K,
k डैश माइनस k, जिसको कि हम लोग स्कैटरिंग वेक्टर बोलते हैं, स्कैटरिंग वेक्टर बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ व्हाट दिस इज, अब जरा देखिए, इफ g इज इक्वल टू k, इफ g इज इक्वल टू k, रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है वो अगर स्कैटरिंग वेक्टर के बराबर हो जाए, स्कैटरिंग वेक्टर के बराबर हो जाए, मतलब कि k डैश माइनस k के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, g माइनस k एक्सपोनेंशियल का पावर 0 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा चीज आपका 1 बन जाएगा। आप ये रो जी को बाहर भी ले सकते हैं, इंटीग्रल साइन के बाहर भी ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, रो जी। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, e टू दी पावर 0 1, मतलब इफ वेक्टर g इज इक्वल टू k, तो इंटीग्रल e टू दी पावर i g माइनस k डॉट r, दिस विल बी 1। और अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, g इज नॉट इक्वल टू k, रेसिप्रोकल स्पेस का लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर अगर स्कैटरिंग वेक्टर के इक्वल नहीं है, इफ g इज नॉट इक्वल टू k, तो वैसे हालत में क्या होगा, ये e टू दी पावर ix के तरह का कोई चीज है। तो आप डी मोइवर्स थ्योरम से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे और उसका इंटीग्रल है, तो ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा के तरह के टर्म्स मिलेंगे, इंटीग्रेटेड ओवर इंटायर रेसिप्रोकल स्पेस। तो पूरे रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जनरेट हो रही है, रियल स्पेस के किसी लैटिस के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस जनरेट हो रहा है, जो क्रिस्टल जनरेट हो रहा है, जिस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, उस पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम के ऊपर में इंटीग्रेट आपने किया है, और बहुत सारे cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स आने वाले हैं। तो पूरे वॉल्यूम में cos थीटा का इंटीग्रल अगर आप कर देंगे, तो आपको पता है कि cos थीटा का इंटीग्रल वैसे वैसे लैटिस पॉइंट्स यहां भी जैसे रियल स्पेस में होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैसा ही सिचुएशन रेसिप्रोकल स्पेस में होगा, यहां भी 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 होगा। तो वो पूरे एक साइकिल में आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos थीटा 0 से 2 पाई, तो cos थीटा का भी इंटीग्रल 0 आ जाएगा पूरे क्रिस्टल लैटिस के वॉल्यूम में। अगर आप उस पूरी चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो cos थीटा भी 0 आ जाएगा और sin थीटा वाले टर्म्स भी इंटीग्रेट होकर के 0 आ जाएंगे। तो अगर g नॉट इक्वल टू k है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रल e टू दी पावर i g माइनस k डॉट r विल बी 0, विल बी 0। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट हमें मिल रहा है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एक डिराक डेल्टा फंक्शन की बात पढ़ते हैं, तो ये वैसा ही एक फंक्शन मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि दैट इंप्लाइज इंटीग्रल e i g माइनस k डॉट r है ना, और इंटू डी क्यू आर अगर इसको हम लोग कर दें इंटीग्रेशन, तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा, पूरे वॉल्यूम के ऊपर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटू डी क्यू आर, तो ये चीज तो 1 हो जाएगा, और डी क्यू आर का इंटीग्रल पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम दे देगा, और ये चीज जो है वो 0 हो जाएगा। तो इतना इंटू डी क्यू आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा
g माइनस के टाइम्स v। और आपको पता है कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा g माइनस के ये 1 होगा फॉर g इज इक्वल टू k, और ये 0 होगा फॉर g नॉट इक्वल टू k। तो ऐसा आ गया, मीन्स व्हाट, इफ g इज नॉट इक्वल टू k, अगर g k के बराबर नहीं है तो ये पूरा का पूरा चीज 0 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज 0 आएगा। 0 इंटू समथिंग 0 मतलब पॉइंट B पर की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। पॉइंट B पर हमें कोई भी स्कैटर्ड या डिफ्रैक्टेड वेव की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। यहां हमें एक फाइनाइट इंटेंसिटी तभी मिलेगी, IB नॉन जीरो तभी होगा जब G K के बराबर हो। मतलब ये जो K डैस्ट माइनस K यहां पर हम लोगों ने मिटा दिया, K डैस्ट माइनस K इंसिडेंट वेव वेक्टर और डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड वेव वेक्टर का डिफरेंस जो था कैपिटल K, जिसको स्कैटरिंग वेक्टर कह रहे थे। तो रियल स्पेस में जो स्कैटरिंग वेक्टर है K डैस्ट माइनस K, वो अगर रेसिप्रोकल स्पेस के लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के बराबर हो जाएगा तभी हमें क्रिस्टल से स्कैटर होने वाले एक्सरेज के कारण से बाहर के किसी पॉइंट पर कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, फाइनाइट इंटेंसिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं हैं तो हमें वैसे क्रिस्टल से स्कैटर्ड वेव की इंटेंसिटी 0 मिलेगी। इसको कहते हैं लाउज कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, और ऐसा होने का क्या फायदा मिलता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे के लेक्चर में जब हम लोग एवॉल्व्ड स्फीयर की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यूजफुल आइडिया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि दैट इंप्लाइज इफ g vector is equal to k vector, then only we get finite intensity at point B, that is intensity at point B is not equal to 0, or intensity at point B will be proportional to E naught square by R dash square rho G square, and if G is not equal to K, if vector G is not equal to vector K, then IB is 0, that is intensity of scattered wave at point B is 0, at point B is 0, IB is 0. You cannot get any intensity at point B. Intensity at point B will be 0. So to have some intensity at point B, a finite intensity of a scattered wave at point B, we must have these two vectors equal. The lattice translation vector in reciprocal space and the scattering vector in real space, they must be equal. Only then we can have a finite intensity of a scattered wave at point B. This is called, ये जो कंडीशन मिला
कि बी पर इंटेंसिटी तभी मिलेगी, IB नॉन जीरो तभी मिलेगा जब G इक्वल टू K होगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो बी पर की इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। इसको कहते हैं लाउज कंडीशन। दिस इज कॉल्ड लाउज कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल। एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग एवोल्ड स्फीयर की बात करेंगे, जो अगेन एक बहुत यूज़फुल आइडिया होगा, और वहाँ भी एक बार आप महसूस कर पाएंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस का आइडिया हमारे लिए कितना यूज़फुल आइडिया है, खास करके अगर हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करें किसी क्रिस्टल लैटिस से। थैंक यू वेरी मच।